दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो आपके आगामी विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड केंद्रीय विद्यालय संगठन और मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के संविधान और राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। साथ ही ये वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटी खंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। ये सीरीज आपके लिए जो है क्विक रिवीजन के रूप में है। हम जल्दी सभी प्रश्नों को कवर करेंगे और साथ में उनके उत्तर बताते चलेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किस वायसराय ने किया? तो लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। अगला प्रश्न है कि आप देखिए, अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग या इंपीरियल कमीशन का गठन कब किया था? तो अंग्रेजों ने भारत में शासन के विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन के लिए शाही आयोग का गठन 1907 में किया था। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। शाही आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो भारत में शासन के विकेंद्रीकरण के लिए जो शाही आयोग 1907 में गठित हुआ था, ये CEH हाउस की अध्यक्षता में गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को केंद्रीय विषय से हटाकर राज्य का विषय बनाया गया था। पीके थुंगन समिति का संबंध किससे है? तो पीके थुंगन समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी अभ्यर्थियों को पता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ये 73वां संविधान संशोधन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, संविधान के किस भाग के तहत पंचायतों के बारे में प्रावधान किया गया है? तो संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 से 243 तक पंचायतों के बारे में उपबंध किए गए हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है? तो ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायत गठित करने का निर्देश दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है और इसका प्रविष्टि क्रमांक 5 है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के तहत कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़कर पंचायत संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो ये 16 नए अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, आप देखिए कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो 2 अक्टूबर 1952 को। गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर सन 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था। BR मेहता समिति जो पंचायती राज के प्रमुख शिल्पकार माने जाते हैं, इन BR मेहता की अध्यक्षता में बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। और किस समिति ने सबसे पहले भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन योजना बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाई थी। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा सुझाए गए पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाएं कौन सी थीं? तो पहला ग्राम पंचायत,
दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। ये BR मेहता समिति द्वारा सुझाए गए पंचायती राज की 3 स्तरीय संस्थाएं थीं। अगला प्रश्न है, अनुसूची 11 के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में आने वाले कुल कितने विषय दिए गए हैं? तो 11वीं अनुसूची के तहत पंचायतों के कार्य क्षेत्र में कुल 29 विषय शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में पंचायत राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में 3 स्तर कौन से हैं? तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती या खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली के 3 स्तर हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। अगला प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्यों को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो ये 11वीं अनुसूची में। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य की जनसंख्या कितनी होने पर उस राज्य में मध्यवर्ती या खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है? तो किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होने पर उस राज्य में मध्यवर्ती या खंड स्तर पर पंचायत का गठन आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न है, पंचायत का क्षेत्र कौन निर्धारित करता है? तो राज्य सरकार, अनुच्छेद 243 ग के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा ग्राम पंचायत के सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। मत देने की आयु 18 वर्ष है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान और सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम सभा के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायत के अध्यक्ष यानी ग्राम प्रधान और सदस्यों का चुनाव करते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव कौन करता है? तो क्षेत्र पंचायत का चुनाव क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ग्रास रूट डेमोक्रेसी यानी तृणमूल लोकतंत्र यानी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का संबंध किससे है? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था से तृणमूल लोकतंत्र संबंधित है। अगले प्रश्न पर आते हैं कि पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पंचायतों में किस अनुपात में स्थान आरक्षित किया गया? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में। और देखिए, पंचायतों में स्त्रियों के लिए कितना स्थान आरक्षित करने का प्रावधान है? तो 1/3 स्थान पंचायतों में स्त्रियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायत में आरक्षण संबंधी प्रावधान समाप्त कर दिया गया? तो ये 83वां संविधान संशोधन अधिनियम सन 2000 के द्वारा। अगला प्रश्न है, आप देखिए कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचायतों का नियमित चुनाव कराने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो पंचायतों का चुनाव उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराने और समय पूर्व भंग पंचायत के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी पंचायत के भंग होने पर कितने दिनों के भीतर उसका निर्वाचन आवश्यक है? तो कुल 6 माह के भीतर। पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? तो प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष। पंचायतों का कार्यकाल उसके प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की गई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले कब पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले अगस्त 1958 में प्रायोगिक तौर पर पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू की गई? तो आंध्र प्रदेश में। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को किन 2 राज्यों में सबसे पहले एक साथ अपनाया गया?
तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 1959 में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था को एक साथ अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने की शुरुआत या सिफारिश किस समिति ने दी थी? तो अशोक मेहता समिति ने। और एक प्रश्न है, पंचायतों के रिक्त पदों को ये निर्वाचन को किस प्रावधान द्वारा आज्ञापरक किया गया है? तो ये 6 माह के भीतर भरे जाने के प्रावधान के द्वारा पंचायतों के रिक्त पदों के निर्वाचन को आज्ञापरक किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 आई के द्वारा। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग राज्यपाल के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित किया जाता है। राज्य वित्त आयोग कैसा निकाय है, यानी संवैधानिक या संविधानेतर? तो राज्य वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, पंचायतों का निर्वाचन कौन कराता है? तो पंचायतों का निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, न कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, आप देखिए, संवैधानिक प्रावधान के तहत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन करता है? तो अनुच्छेद 243 के तहत राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने का निर्णय करता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो ये है मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, 1977 में गठित अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? तो अशोक मेहता समिति आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न है, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत गठित करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति ने केवल द्विस्तरीय पंचायतों की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में पंचायत समिति को शक्तिशाली बनाने की सिफारिश किया था। और अशोक मेहता समिति ने किसे प्रमुखता दिया? तो अशोक मेहता समिति ने जिला परिषद को प्रमुखता दिया था। GV.K. राव समिति का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, GV.K. राव समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन की सिफारिश पर GV.K. राव समिति का गठन कब किया गया था? तो 1985 में। और किस समिति ने सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश की थी? तो याद रखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश LM सिंघवी समिति ने 1986 में जो कि गठित हुई थी, इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिशें कौन करता है? तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन यानी राज्य वित्त आयोग। ये किसी राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित किए जा सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिशें राज्य वित्त आयोग द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस चार्टर अधिनियम द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास महानगरों के लिए नगर निगम स्थापित किया गया? तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा। किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम नगरीय प्रशासन के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा। और अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, कि संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो वर्ष याद रखिएगा, 29 सितंबर 1688 में मद्रास, जो कि वर्तमान चेन्नई है, यहाँ पर सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में किस वर्ष प्रावधान किया गया? तो ये 1993 में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रमुख समितियां और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य।
तो B.R. मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता समिति 1956 में गठित हुई। संथानम समिति 1963 में, सादिक अली समिति 1964 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, G.V.K. राव समिति 1985, L.M. सिंघवी समिति 1986 और P.K. थुंगन समिति, इसका गठन 1988 में हुआ था। दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अथवा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश पर सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ किया था। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय यानी जिला परिषद और मंडल पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया। L.M. सिंघवी और P.K. थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेटस है उसको प्रदान करने की सिफारिश की थी। तो L.M. सिंघवी समिति और P.K. थुंगन समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रधानमंत्री P.V. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिया गया, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था। सादिक अली समिति आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इस समिति का गठन राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए किया गया था। संथानम समिति पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय प्रावधान और उसके वितरण की समीक्षा से संबंधित थी। आगे आइए देखते हैं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को किस राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था? तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के द्वारा 20 अप्रैल 1993 को। नगरीय शासन व्यवस्था किस सूची का विषय है? तो ये प्रविष्टि 5 के अंतर्गत ये राज्य सूची का विषय है। नगर पालिका के संबंध में प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? तो भाग 9 क में अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG तक। अगला प्रश्न है, भारत में नगर पालिका संबंधी संवैधानिक प्रावधान किस तिथि को लागू हुए थे? तो 24 अप्रैल को जो ग्राम पंचायतों संबंधी प्रावधान और 1 जून को नगर पालिका संबंधी संवैधानिक प्रावधान लागू किए गए थे। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 पी से 243 ZG तक कुल कितने नए अनुच्छेद जोड़े गए? तो कुल 18 अनुच्छेद जोड़े गए। अगला प्रश्न है, नगरीय स्वशासन के लिए किन संस्थाओं के गठन का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के गठन का प्रावधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है, याद रखिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग पढ़ते हैं कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय? कुल आप देखिए 29 विषयों का प्रावधान किया गया है। ये 29 विषय कौन कौन से हैं इनको जान लेते हैं। देखिए 29 विषयों में जिसका कि वर्णन अनुच्छेद 243(6) के तहत किया गया है, कृषि और कृषि विस्तार, भूमि विकास, भूमि सुधार, चकबंदी और भूमि संरक्षण, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जल क्षेत्र का विकास, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी, लघु वन उपज, इसके अलावा लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग शामिल हैं, खादी ग्राम उद्योग और कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन और चारा, सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संचार साधन, इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, इसके अलावा देखिए पुस्तकालय, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता जिसके अंतर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं। अगला है परिवार कल्याण, इसके बाद महिला और बाल विकास, फिर समाज कल्याण जिसमें विकलांग और मानसिक मंद व्यक्तियों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ दुर्बल वर्गों में अनुसूचित जाति और जनजातियों का कल्याण। अगला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा
लास्ट है सामुदायिक आस्तियों का अनुरक्षण। ये 11वीं अनुसूची के अंतर्गत ये कुल 29 विषय जो हैं वो शामिल हैं। देखिए, भारत का एकमात्र ऐसा राज्य आंध्र प्रदेश है जहां अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, पंचायत के तीनों स्तरों का प्रावधान मध्य प्रदेश, बिहार तथा उत्तराखंड राज्य में किया गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2009 में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में एक स्तरीय पंचायती राज यानी केवल ग्राम पंचायतों को अपनाया गया है। तमिलनाडु राज्य में आरक्षण का चक्रानुक्रम पद्धति 10 वर्ष पर रखी गई है, जबकि अन्य राज्यों में ये 5 वर्ष है। केरल राज्य में सांसदों और विधायकों को पंचायती राज संस्थाओं में पदेन सदस्यता नहीं प्रदान की गई है, वे केवल ग्राम सभा की बैठकों में ही भाग ले सकते हैं। अगला है दोस्तों, देखिए नगर पालिका सदस्यों का चुनाव किस रीति से किया जाता है। तो नगर पालिका सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष रीति से किया जाता है। किस क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को नगर पालिका का सदस्य मनोनीत किया जाता है। तो नगर प्रशासन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को नगर पालिका का सदस्य मनोनीत किया जाता है। अगला है, किनको राज्य विधानमंडल नगर पालिका का पदेन सदस्य घोषित किया जाता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को राज्य विधानमंडल जो है और नगर पालिका के पदेन सदस्य बने जाने का प्रावधान राज्य विधानमंडल कर सकती है। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान है। तो नगर पालिकाओं में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 टी के तहत किया गया है। नगर पालिका में महिलाओं के लिए कुल कितना स्थान आरक्षित है। तो कुल स्थानों का 1/3 भाग यानी 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगला है, नगर पालिकाओं का कार्यकाल कितना होता है। तो प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 वर्ष तक नगर पालिका का कार्यकाल होता है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और देखिए 12वीं अनुसूची, इसमें विषय जो शामिल हैं उनको देख लेते हैं। ये अनुच्छेद 243W के अंतर्गत नगरीय योजना, जिसके अंतर्गत शहरी योजना है। दूसरा है भूमि उपयोग का विनियमन। तीसरा आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना। चौथा सड़कें और पुल। पाँचवां घरेलू औद्योगिक वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय। छठा है लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन। सातवां अग्निशमन सेवाएं। आठवां नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी पहलुओं की अभिवृद्धि। नौवां है समाज के दुर्बल वर्ग, जिनके अंतर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मंद व्यक्ति हैं, इनके हितों का संरक्षण। 10वां है गंदी बस्ती सुधार और उन्नयन। 11वां नगरीय निर्धनता उन्मूलन। 12वां है नगरीय सुख सुविधाओं जैसे पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था। 13वां सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं की अभिवृद्धि। 14वां शव गाड़ना और कब्रिस्तान, शवदाह और शमशान तथा विद्युत शवदाह गृह। इसके अलावा कांजी हाउस, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण। 16वां जन्म मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण शामिल है। 17वां लोक सुख सुविधाएं, जिसके अंतर्गत पथ प्रकाश यानी लाइटिंग, पार्किंग स्थल, बस स्टॉप और जन सुविधाएं शामिल हैं। और 18वां बधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। तो ये नगर पालिका के अंतर्गत जो है 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषयों को शामिल किया गया है। लास्ट में आइए सहकारी आंदोलन के बारे में जानते हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स। तो सहकारी आंदोलन कब शुरू हुआ था भारत में। भारत में सहकारी आंदोलन की शुरुआत 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम से हुई थी। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक एफ निकोलसन को माना जाता है। 1904 के सहकारी अधिनियम में नॉन क्रेडिट सोसाइटीज के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं होना एक खामी थी। इसको दूर करने के उद्देश्य से 1912 में सहकारी अधिनियम बना, जिसमें नॉन क्रेडिट सोसाइटी के निर्माण का प्रावधान किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य समिति के सदस्यों का आर्थिक स्तर उन्नत बनाना और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। 1912 के सहकारी अधिनियम में केंद्रीय सहकारी समिति के निर्माण के लिए भी प्रावधान किया गया।
1914 में सरकार ने सर मैकलागन के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी सहकारी समितियों में। कमेटी ने पाया कि लोगों में ये भावना व्याप्त कर गई है कि सहकारी संस्था मुख्यतः सरकारी एजेंसी है, इसलिए इस आलोक में कमेटी द्वारा कुछ सुझाव दिए गए। सहकारिता का सिद्धांत की उचित शिक्षा दी जाए। प्राथमिक सहकारी समितियों की सहायता के लिए सहकारी बैंक का निर्माण होना चाहिए। प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक सहकारी समिति होना चाहिए। ऋण देने से पूर्व सदस्यों की सावधानीपूर्वक जांच होनी चाहिए और सहकारी आंदोलन के अध्ययन और इसके सफलता के लिए सुझाव देने के लिए सरकार द्वारा प्रोफेसर D.R. गाडगिल के नेतृत्व में 1944 में कृषि उप कमेटी गठित की गई। 1945 में सरकार ने एक अन्य सहकारी योजना कमेटी का गठन किया। ये कमेटी अपना प्रतिवेदन 1946 में सरकार को सौंपी थी। इसके अलावा सहकारी आंदोलन से कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, 1951 में अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण कमेटी का रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। इसके अध्यक्ष A.D. गोरवाला थे। इस कमेटी के द्वारा जो सुझाव दिए गए उसमें आप देखिए, बृहद सहकारी समितियों का संगठन हो, विपणन सहकारी समितियों का संगठन हो, समिति को सरकार के तरफ से ऋण और अनुदान के रूप में सहायता मिले, नियंत्रित साख प्रणाली अपनाई जाए, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना एक संस्थान के रूप में हो जो अपने ग्रामीण शाखा के माध्यम से सहकारी समिति को सहायता करे। तीसरी, भारतीय सहकारी कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में अप्रैल 1958 में हुआ, जिसमें सहकारी सेक्टर की महत्ता को स्वीकार किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1959 में नागपुर सत्र में एग्रेरियन अर्थशास्त्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया, जिससे सहकारी आंदोलन के कार्यक्रम और नीति में आमूलचूल परिवर्तन आया। इसके अलावा आप देखिए कि बहुउद्देशीय सरकारी समिति यानी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना सबसे पहले उड़ीसा में 1939 में हुई, महत्वपूर्ण है। सहकारिता की उत्पत्ति यूरोप में हुई थी। सहकारी स्टोर आंदोलन की मातृभूमि ब्रिटेन है। और लास्ट में देखिए, सहकारी विपणन का प्राथमिक उद्देश्य विपणन मार्जिन को कम करना और किसानों को उचित मूल्य दिलाना होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत आपने स्थानीय स्वशासन, 73वां और 74वां संविधान संशोधन तथा सहकारी आंदोलन के बारे में जाना। ये परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।